So let's start now. Good morning to everyone. Okay. So as आप लोगों को मैं बताया था कल रात में मैंने मैसेज डाल दिया था. So अभी आज जो लेक्चर रहेगा, ठीक है. सो ये जो सिलेबस है आपका, तो यूनिट नंबर 5 का, ठीक है. तो मैं आपका यूनिट नंबर 5 कवर करूंगा. आई होप सो दैट आपका एडब्ल्यूडी में यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4 तक कंप्लीट होगा, ठीक है. सो यूनिट नंबर 5 जो रहेगा अभी इसको मैं कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है. तो ये आपका एडब्ल्यूडी का सिलेबस रहेगा यूनिट नंबर 5 एंड कुछ यूनिट जो आपका हुआ रहेगा, सर ने करवाया रहेगा उस सर में. सो वो जो चीज रहेगा वो आपका आईएससी का सिलेबस रहेगा, ठीक है. तो ये जो पूरा टॉपिक रहेगा ये मैं जितने भी 15 दिन बाकी है, 21 नवंबर को आपका आईएससी है, तो 21 नवंबर तक, ठीक है. तो मैं ये सब चीज कवर कर लूंगा, ठीक है. जो एरेशन ऑफ वाटर रहेगा, नेसेसिटी थ्योरी, मेथड्स, डिजाइन, ठीक है. तो ये जो जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, इंट्रोडक्शन टू ऑस्मोसिस, फोटोकैटालिसिस, क्लोराइड रिमूवल, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ अल्गी, ठीक है. सो ये जो चीजें हैं, तो इसको मैं मोस्ट प्रोबेबली खत्म करने की कोशिश करूंगा आपके आने वाले दिनों में, 8 या 9 लेक्चर्स में, ठीक है. सो रोज सुबह मोस्ट प्रोबेबली में 10 बजे के आसपास, ठीक है, 10 बजे के आसपास अपनी ये क्लास होगी. एंड 12 या 1 बजे जो अपनी रेगुलर क्लास रहती है सॉलिड वेस्ट की, तो वो क्लासेस रहेंगी, ठीक है. तो इस तरह से अपनी क्लासेस रहेंगी, ठीक है. सो इसको जरा अपन कभी का क्लासेस शफल भी हो सकते हैं, कभी सुबह सॉलिड वेस्ट हो गया या दोपहर को वाटर का हुआ ऐसा, ठीक है. क्लासेस शफल भी हो सकते हैं, ठीक है. तो इसके ऊपर हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे. तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एरेशन से, ठीक है ना. एरेशन का टॉपिक रहेगा, तो अपन यहाँ तक पढ़ लेंगे. एंड इसका जो डिजाइन रहेगा एरेटर का, कुछ न्यूमेरिकल रहेगा डिजाइन ऑफ एरेशन का, ठीक है. तो इसका अपन जो रहेगा वो अपन मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में अपन इसका डिजाइन का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है. तो डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो वो चीज हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है. पीपीटी शेयर करता हूँ, वेट फॉर समथिंग. So let's start now. Okay, so आपको एक चीज बता दूं, ठीक है. हम आज एरेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो मुझे एरेशन से पहले कुछ चीजें पूछना है लोगों से, ठीक है. आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, ठीक है. देखो, आप लोगों को एक पता होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, डब्ल्यूटीपी होता है, ठीक है. तो आप लोगों को शायद फर्स्ट क्लास में ही, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्लास में या सेकंड या थर्ड क्लास में जब वाटर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है एडवांस वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है. तो वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है आपको पता है? क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, आपको पता है क्या क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक जब जाता है पानी, या ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं वाटर ट्रीटमेंट में? आप लिख सकते हो ये यूनिट्स कौन कौन से होते हैं. पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, ट्रीटमेंट के लास्ट में क्या होता है, फिर कहाँ जाता है पानी, ऐसे कुछ पता है आप लोगों को? कि मेरा क्वेश्चन जो रहेगा उसके बाद स्टार्ट होगा एक, ठीक है. तो पहले तो ये छोटा सा क्वेश्चन है कि कितने प्रोसेसर्स होते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, कितने ऑपरेशंस होते हैं, कितने ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक डब्ल्यूटीपी, ये बता सकते हैं? ये आई थिंक दिस इज कवर्ड, ये आप लोगों ने थर्ड ईयर में भी पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली, और अभी भी पढ़ा होगा. तो अभी भी फर्स्ट क्लास में शायद से चीजों को डील कर रहे हो. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि जिस डील किया गया है, आपको याद नहीं आ रहा होगा तो आप बोल सकते हो. कोई बता सकता है, किसी को पता है? चलो ठीक है, ओके. एक आंसर मिला मेरे को. स्क्रीनिंग, प्लम्पिंग, एरेशन, ये यही होता है. स्क्रीनिंग, प्लम्पिंग क्या होता है? बता सकते हैं? प्लम्पिंग तो मैंने कभी सुना नहीं है. पंपिंग, अच्छा, प्लम्पिंग इज अ पंपिंग. स्क्रीनिंग, अरे अब स्क्रीनिंग, पंपिंग और एरेशन. देखो स्क्रीनिंग डब्ल्यूटीपी में जनरली जो होता है, स्क्रीनिंग हम लोग करते नहीं है. ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर स्क्रीनिंग होता नहीं है, बट कैसा होता है, जब ट्रीटमेंट प्लांट के थोड़ा सा बाहर जो होता है, थोड़ा सा बाहर जो होता है, एक स्क्रीन लगा देते हैं, जिससे जो बड़ा बड़ा पार्टिकल या पत्थर वगैरह रहता है वो जो अंदर नहीं करता है. स्क्रीनिंग की जरूरत डब्ल्यूटीपी में जरूरत पड़ती ही नहीं है. वी डोंट रिक्वायर द यूज ऑफ स्क्रीनिंग. जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन होता है तो वी एक्सक्लूड द डिजाइन ऑफ स्क्रीनिंग. हमको स्क्रीनिंग डिजाइन करना नहीं पड़ता है, ठीक है.
क्लोरिनेशन भी होता है, वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो स्क्रीनिंग होता नहीं है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, स्क्रीनिंग होता नहीं है। जब वाटर जब पानी जब डब्ल्यूटीबी में एंटर करता है तो सबसे पहला स्टेप उसका होता है एरेशन, ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है एरेशन, एरेशन सबसे पहले होता है, ठीक है, स्क्रीनिंग होता नहीं है। एंड एरेशन भी कब होता है, जरूरी नहीं कि एरेशन हो, कभी कभी तो सेडिमेंटेशन टैंक से चालू हो जाता है, एरेशन की जरूरत नहीं। अगर वाटर वाटर में अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा है या आयरन एंड मैग्नीज, जैसे वेल के पानी में, बोरिंग के पानी में जो होता है आयरन एंड मैग्नीज ज्यादा रहता है, ठीक है। सो इन दैट केस क्या होता है कि उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एरेशन करना पड़ता है, ताकि वाटर में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर जाए, ठीक है। इसके लिए हमको एरेशन करना पड़ता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको एरेशन के बारे में, ठीक है। तो वो होता है। उसके बाद आपका क्या होता है कि एरेशन के बाद आपका होता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। एरेशन के बाद जो आपका होता है, एरेशन के बाद, ठीक है, तो पहला मैं शॉर्ट फॉर्म एरेशन होता है, ठीक है ना। जैसे ही पानी अंदर आया, एरेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीएसटी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। उसमें हुआ तो इसमें क्या होता है, पानी को कुछ देर तक रखता है, सॉलिड सेटल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कोएगुलेशन, ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। फिर उसमें होता है कोएगुलेशन, ठीक है, हम कोएगुलेंट्स ऐड करते हैं, सीओ, ठीक है। फिर कोएगुलेंट्स ऐड करने के बाद उसमें सेटल होता है, ठीक है। फिर बाद में हम पानी को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गाँव गाँव में पानी की, ठीक है, गाँव में पानी की देखो क्या होता है। अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे को किसी ट्रीटमेंट प्लांट अगर विलेज के लिए बनाना है, कि तो नॉर्मल सिटी में जहाँ पे पर कैपिटा डिमांड 150 एलपीसीडी 140 एलपीसीडी या 150 एलपीसीडी के हिसाब से होता है, तो यहाँ पे ये काम चलता है, ठीक है। बट अगर मुझे सेम चीज अगर गाँव के लिए करना है, तो गाँव में क्या करना पड़ेगा, एरेशन, वो लोग क्या कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, कैसे वो कर सकते हैं काम, ठीक है। तो गाँव में क्या होता है पता है, गाँव के पानी में जैसे वाटर होता है ना, तो वाटर क्या होता है, वाटर डायरेक्टली क्या होता है, स्टोर करते हैं, लोग स्टोर करते हैं वहां पे, ठीक है। स्टोर करके डिसइंफेक्ट करते हो, डिसइंफेक्ट करते हैं। अभी डिसइंफेक्ट में क्या होता है बच्चे, डिसइंफेक्ट में ये लोग या तो क्लोरीन यूज करते हैं या तो पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि क्लोरीन जो होता है एक इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है। यस, क्लोरीन इज इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। अगर मैं बात करूं क्लोरीन के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिसइंफेक्शन में, ठीक है, डिसइंफेक्शन पढ़ा होगा, फिक्स लॉ होता है, फिक्स या चिक्स लॉ होता है एक तरह से, ठीक है ना। वहां पे बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया किस तरह से एक्सपोनेंशियली उनका दिखाई, एक्सपोनेंशियली उनकी डेथ होती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया को कैसे मारते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये आप लोगों ने शायद से पढ़ा होगा अपने इसमें, ठीक है, डिसइंफेक्शन में। तो डिसइंफेक्शन में एक चीज है, क्लोरीन एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, क्लोरीन एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन से भी अच्छा डिसइंफेक्टेंट एक और डिसइंफेक्टेंट है, वो है ओजोन। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये भी डिसइंफेक्टेंट है, ये भी बैक्टीरिया को बहुत बहुत इफेक्टिवली किल करता है, क्लोरीन से ज्यादा इफेक्टिवली किल करता है, ओजोन को भी किल करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी किल करता है। बट हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं, क्यों क्लोरीन यूज करते हैं, बिकॉज ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली टेक्निक होता है, दैट्स व्हाई क्लोरीन जो कि काफी अफोर्डेबल टेक्निक होता है, दैट्स व्हाई क्लोरीन को हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ठीक है। बट एक चीज देखा है, एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है, क्लोरीन की हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अभी क्या होता है कि बारिश के टाइम पे, और अभी जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मैंडेट पास किया गया है गवर्नमेंट, हर सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड गवर्नमेंट के थ्रू, दैट की वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, वेस्ट वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए वाटर ट्रीटमेंट का। अभी हो क्या रहा है ऐसा कि अभी वाटर ट्रीटमेंट इफेक्टिव बारिश के टाइम पे देखोगे, बारिश के टाइम पे होता है या कभी गर्मी के टाइम पे होता है, तो जैसे पानी में क्लोरीन, थोड़ा सा आपने जो म्युनिसिपैलिटी का पानी पीते थोड़ा कड़वा पानी लगता है, बहुत ज्यादा कड़वा पानी लगता है, उसमें क्या होता है, क्लोरीन का कंटेंट जो होता है वो काफी ज्यादा एक्सेस हो जाता है, ठीक है। अगर क्लोरीन का कंटेंट काफी ज्यादा एक लिमिट, अगर एक काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल लिमिट्स भी काफी ऊपर चला गया, ठीक है, सो इन दैट केस क्या होगा आपका, इन दैट केस आपका बनाएगा वो डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स, डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट बनाता है, उसका नाम होता है क्लोरो ट्राई हेलोमिथेन्स, टीएचएम्स बनाता है। बहुत सारे डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट आता है जो कि काफी हेल्थ के लिए हानिकारक रहता है, वो कैंसर, वो कार्सिनोजेनस होता है एक तरह से, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई क्या होता है कि उसका कंटेंट कितना है वो अपने को डिपेंड करना बहुत जरूरी होता है। बट उसको निकालने के लिए एक चीज होता है कि अगर आपके घर पे एक्वागार्ड वगैरह अगर है, और अगर वाटर में क्लोरीन का कंटेंट ज्यादा है, तो वो टीएचएस, वो मेम्ब्रेन क्या करता है, वो जो मेम्ब्रेन जो करता है, आरओ वगैरह रहता है, वो क्या करता है, वो आपका टीएचएस को निकाल देता है, ठीक है, फिल्टर कर देता है वो एक तरह से, ठीक है। सो इस तरह से होता है कि क्लोरीन एक तरह से दैट्स व्हाई हानिकारक है, टीएचएस हो जाता है, ट्रायल होता है, दैट्स व्हाई देयर इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डिसइंफेक्शन आल्सो इन द अवेलेबल, ठीक है। वो कौन सा फॉर्म ऑफ, कैसे कर सकते हो आप, एक अल्टरनेटिव फॉर्म जो कि काफी सस्ता हो सकता है, तो एक तो उसको हम बोलते हैं सोलर डिसइंफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सोलर डिसइंफेक्शन जो आपका होता है
वो अब हम लोग अभी बहुत एक काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। इस टेक्निक को यूज करते हैं क्या करते हैं हम लोग बाहर इसको सन में, आप सिंपल तरीका से कि आपका वाटर जो है, जो म्यूनसिपैलिटी में पानी आता है, उस वाटर को भर लिया, ऊपर पानी जाके रख दिया सन में, ठीक है। तो वो सन उसमें डिसइंफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सोलर डिसइंफेक्शन। अब आप बोल रहे हो सोलर डिसइंफेक्शन सन अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, तभी भी होता है। देखो दो तरह के, अभी मैं इसको बढ़ाने के लिए आपको डिसइंफेक्शन पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा सोलर डिसइंफेक्शन में अच्छे से इफेक्टिव डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है, इतना समझ लो इसमें, ठीक है। बाकी ज्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। देखो दूसरी बात अगर मैं इसमें हो गया, ठीक है, दो तरह के, एक आपने नाम सुना होगा, अगर नाम सुना सुना होगा तो बताना, ठीक है। दो तरह के एक नाम नाम होते हैं, एक होता है यूनिट ऑपरेशंस, एक होता है यूनिट ऑपरेशंस, यूनिट ऑपरेशंस, और एक होता है यूनिट प्रोसेस। यूनिट ऑपरेशंस और यूनिट प्रोसेस, किसी को पता है ये क्या होता है? किसी को पता है ये क्या होता है? अभी तक पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस, यस और नो, किसको पता है ये क्या होता है यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस? आप लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा आप लोगों ने, उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो किसी को पता है आप लोगों में से यूनिट व्हाट इज एग्जैक्टली यूनिट ऑपरेशंस, व्हाट इज यूनिट प्रोसेस? इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मैं अभी, हालांकि आपका पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है अभी इसमें आईआईसी 2 में, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूनिट ऑपरेशंस यूनिट प्रोसेस, किसको पता है? कंफर्म नहीं है, ओके। देखो यूनिट ऑपरेशंस यूनिट प्रोसेस, सेडिमेंटेशन क्या है फिर? अच्छा ठीक है, मैं समझा तो क्या मतलब होता है इसका। अब जैसे एरेशन है, ठीक है, ये क्या है? यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस है, तो उसके लिए समझ सकते हो, ठीक है। यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई टेक्निक, कोई सिस्टम अगर है, कोई सिस्टम अगर है, उसमें अगर फिजिकल फोर्सेस अगर है, फिजिकल फोर्सेस अगर वो प्रिडोमिनेट है, तो वो सबसे ज्यादा अगर मात्रा में अगर हो रहा है फिजिकल फोर्सेस या फिजिकल एक्शंस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑपरेशंस। मतलब कि एक तरह से मतलब समझ लो कि जहां पे फिजिकल एक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी खासी हो रही है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट प्रोसेस क्या होता है? तो यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर वहां पे कोई फिजिकल अगर फेनोमेनन अगर हो रहा है, फिजिकल फेनोमेनन अगर हो रहा है, ठीक है, मतलब कि फिजिकल फेनोमेनन का मतलब होता है कि फिजिक्स वाला फेनोमेनन अगर उसमें दिख रहा है आपको, ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिट ऑपरेशंस, ठीक है। यूनिट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यूनिट प्रोसेस का मतलब होता है आपका जहां पे केमिकल केमिकल फोर्सेस अगर है, केमिकल फोर्सेस, ठीक है, केमिकल और बायोलॉजिकल फोर्सेस अगर है, ठीक है, केमिकल और बायोलॉजिकल अगर फोर्सेस अगर है, अगर उनका अगर एक्शन जो है वो अगर प्रिडोमिनेंट है या वो सबसे ऊपर अगर जा रहा है, ठीक है ना, सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज यूनिट प्रोसेस। सो अगर आपको अभी डेफिनेशन पता चल गया तो मेरे को एक बार बताओ, एरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस? एरेशन क्या है? एरेशन जो है, एरेशन अगर आप कर रहे हो, सो इज इट ए यूनिट ऑपरेशन और ए यूनिट प्रोसेस? डेफिनेशन बता देना। यूनिट ऑपरेशन डील्स विद द फिजिकल फेनोमेनन, यूनिट प्रोसेस डील्स विद केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो आपका क्या हो जाएगा? यूनिट प्रोसेस। नो, इट्स नॉट अ यूनिट प्रोसेस। अभी मैंने डेफिनेशन बताया आपको, अभी डेफिनेशन बताया मैंने। यूनिट ऑपरेशन होगा ना। एरेशन क्या हो रहा है? आप एरेशन, ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन ट्रांसफर मतलब क्या होता है? आपका वाटर से एयर में ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है या एयर से वाटर में ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, एक मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट ऑपरेशंस। एरेशन यूनिट ऑपरेशन है, समझ में आया? अगर मैं बात करूं क्लोरीनेशन, अगर मैं बात करूं क्लोरीनेशन का, डिसइंफेक्शन का, तो डिसइंफेक्शन में हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, वहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। नो, बट एरेशन इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस।
Aeration is not a chemical process. For example, no, it's not a chemical process. It's not a chemical process. Aeration is not a chemical process. आप जब मैं बताऊंगा आपको, अब आपको तब समझ में आएगा केमिकल प्रोसेस नहीं है वो. एरेशन इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री का वो पार्ट है, बट उसमें केमिकल चेंजेस होते नहीं है कभी भी. एरेशन में एक फिजिकल केमिकल चेंजेस होते नहीं है. वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, और ऑक्सीजन ट्रांसफर अगर होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं होता, सिर्फ गैस ट्रांसफर होता है. गैस ट्रांसफर इज अ फिजिकल फेनोमेनन. एरेशन इज बेस्ड ऑन गैस ट्रांसफर, एंड गैस ट्रांसफर इज अ फिजिकल फेनोमेनन. ठीक है ना, समझ में. सो उसको बोलते हैं यूनिट ऑपरेशंस. ठीक है, अगर तो यूनिट प्रोसेस के बारे में, तो यूनिट प्रोसेस तो अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मैक्सिमम चीज में आपका सिर्फ क्लोरीनेशन को छोड़ के सब चीज यूनिट ऑपरेशन होता है. ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन में भी फिजिकल प्रोसेस होता है. सेडिमेंटेशन यूनिट ऑपरेशन है. ठीक है, यूनिट प्रोसेस की अगर बात करूं तो क्लोरीनेशन, तो ये आपका यूनिट प्रोसेस हो गया. ठीक है, लाइम सोडा जो हम लोग डालते हैं, लाइम सोडा या आयन एक्सचेंज प्रोसेस. ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो होता है, ठीक है ना, दैट इज अ आयन एक्सचेंज हो गया, वो आपका क्या है, यूनिट प्रोसेस हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक चीज होता है बात, और क्या होता है, और बहुत सारी यूनिट्स के बारे में बात अगर मैं करूँ, और क्या यूनिट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनफिल्ट्रेशन वेल होता है. ठीक है, दैट इज अ यूनिट ऑपरेशन. ठीक है, और क्या होता है, बस. ठीक है, तो इतने एग्जांपल है. अभी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस अगर है, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर में होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. ठीक है, सो दैट इज अ यूनिट प्रोसेस. ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर यूनिट प्रोसेस है. ठीक है, जहां पे बायोलॉजिकल एक्शन अगर हो रहा है, केमिकल एक्शन हो रहा है, तो वहां पे आपका बायोलॉजिकल फिल्टर, तो वो आपका ये हो जाएगा, किसके हो जाएगा, यूनिट प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है, तो जहां पे केमिकल और बायोलॉजिकल फेनोमेनन अगर हो रहा है, केमिकल चेंजेस या बायोलॉजिकल चेंजेस अगर हो रहे हैं, तो दैट केस इज कॉल्ड एज यूनिट प्रोसेस. ठीक है, और जो चीज फिजिकल अगर हो रहा है, ठीक है, फिजिकल चीज अगर हो रही है, ठीक है ना, जहाँ पे, तो वो हम बोलेंगे यूनिट ऑपरेशन. ठीक है, समझ में आया सब लोगों को. सो आई विल लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ. ठीक है, फटाफट लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं. तो हमने थोड़ा थोड़ा सा टाइम वेस्ट थोड़ा सा कर दिया हम लोगों ने. एक मिनट, 10:17 हो गया. 10 अभी वी आर ओनली हैविंग 23 मिनट्स टाइम विद अस. ओके, इसको फटाफट करते हैं. ठीक है, कंटेंट्स देखो, एरेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे पहले. ठीक है, फिर थियरी क्या है उसकी, थ्योरी में थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ेंगे, थोड़ा फार्मूला उसमें है. ठीक है, वो हम देखेंगे. फिर टाइप्स ऑफ एरेशन पढ़ेंगे, और लिमिटेशंस ऑफ एरेशंस का तो हम पढ़ेंगे. ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं. अरे विकास महाजन, देखो क्या होता है, दैट इज मैं आपको बता रहा हूँ कि गैस एक्सचेंज प्रोसेस रिएक्शन, मैंने बताया फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें फिजिकल चेंजेस अगर होते हैं. आपको अगर मैं बात करूं सीधी सीधी बात कि एयर और वाटर का गैस एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज जो होता है वो है फिजिकल फेनोमेनन होता है. आपने 11 12 में तो पढ़ा होगा ना, गैस एक्सचेंज, गैस लॉस पढ़े होंगे. ठीक है ना, वो गैस एक्सचेंज पढ़ा होगा. ठीक है ना, तो गैस एक्सचेंज किसमें पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा कि केमिस्ट्री में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना. गैस एक्सचेंज क्या होता है, गैस ट्रांसफर, गैस एक्सचेंज, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस होते हैं उसमें, गैस का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस जो होता है वो फिजिकल फेनोमेनन है ना बाबा. समझ में आ रहा है. सो दैट्स व्हाई एरेशन जो होता है आपका यूनिट ऑपरेशन होता है. समझ में आ रहा है, उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं. आप कोई केमिकल डालते हो क्या एरेशन में, कोई केमिकल डाल रहे हो, कोई केमिकल डाल रहे हो, कुछ केमिकल चेंजेस हो रहा है. डिसइंफेक्शन में डालते हो, क्लोरीन डालते हो, फिर वाटर का बैक्टीरिया वहां पे बायोलॉजिकल एक्शन होता है. क्या एरेशन में ऐसा हो रहा है क्या, क्या एरेशन में ऐसा हो रहा है, एरेशन में कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसमें. आप सिर्फ ऑक्सीजन को वो कर रहे हो ना. इरेशन से कुछ हो रहा है कि मेरे को बताओ एक बार, इरेशन से कुछ हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, नहीं ना. Yeah, it is a physico-chemical process. It is a physico-chemical process. Okay, I am telling the same thing. It is a physico-chemical process. But just tell me कि अगर physico-chemical process है, ठीक है, बट उसमें मेरे को एक चीज बताओ कि आप एक लॉजिक लगाओ ना सीधा सीधा. अगर कोई केमिकल चेंज अगर हो ही नहीं रहा है, ठीक है, आप कैसे बोल सकते हो उसको कि वो यूनिट प्रोसेस है. केमिकल चेंज एंड कुछ तो होना चाहिए उसमें ना, केमिकल चेंजेस होने चाहिए ना, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस. अगर नहीं हो रहे तो मैं जबरदस्ती नहीं बोल सकता उसको ना.
जैसे आप पढ़ो एरेशन को भी, तब वो समझ में आएगा कि वो केमिकल है कि बायोलॉजिकल है, ठीक है ना। अब जरा भी एरेशन को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा एरेशन, बताओ आप मेरे को बताना लास्ट में बताना मेरे को कि फिजिकल है केमिकल है, कोई केमिकल इसमें रिएक्शन करके मेरे को बताना, लास्ट में बताना, मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में, तब मेरे को बताना, ठीक है। तो अभी थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है। एरेशन कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड, ठीक है। देखो एरेशन जो होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे यूनिट प्रोसेस लिख दिया, ये यूनिट ऑपरेशन होगा, ठीक है। मैंने भी गलती से यूनिट ऑपरेशन, ठीक है, तो करेक्ट कर दूंगा। तो एरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन, ठीक है, in which the exchange of gases between the atmosphere, in which the exchange of gases between the atmosphere and the water takes place, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर और वाटर जो होता है, ठीक है, उसमें गैस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज उसमें होता है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो दैट इज सिंपली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इसको किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज बेस्ड अपॉन द ऑक्सीजन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑक्सीजन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, जो कि हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ करके आपने 11 12 पढ़ा होगा, हेनरीज लॉ, ठीक है। दैट इज द amount of gas, total pressure of the gas is directly proportional to the concentration of the gas present in it, or we can say total pressure of the gas is directly proportional to the partial pressure of the gas. So partial pressure क्या होता है? ये volume, percentage of volume into the pressure of the gas, ठीक है। तो वो आपका रहना चाहिए, ठीक है ना। So that is called as what? That is called as the aeration, and aeration is dependent upon the oxygen transfer concept, कि कितना ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है। आपको एग्जांपल में आपको बात करूं, आपको ऑक्सीजन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, आप इसी से समझ लो। अगर आपके पास पानी अगर है, ठीक है, मुझे अगर इसको एरेशन करवाना है, तो मुझे क्या करना है कि भाई वाटर में अगर कोई अनवांटेड गैसेस रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S रहेगा, ठीक है। मेरे को इसको इन गैसेस को वाटर से निकालना है, और मुझे इसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्या करूंगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। अब वो ऑक्सीजन ऐड कैसे किया जाता है? वो एक्शन किया जाता है कि इनको एयर के साथ कांटेक्ट लाना पड़ता है। एंड जब आप एयर के साथ कांटेक्ट में रहोगे, तो यहाँ पे ये सरफेस पे क्या होगा, ये सरफेस पे आपका जो होगा वो आपका गैस ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा, जैसे ही इसमें ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, तो आपका ये ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जो रहेगा वो बाहर निकलेगा, और H2S भी रहेगा वो आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। सो आपका ये चीज हो जाएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो जगह रहेगी, ठीक है, वो ऑक्सीजन जगह पकड़ लेगा, H2S की जगह जो रहेगी वो वहां पे भी ऑक्सीजन जगह पकड़ लेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका आयरन एंड मैग्नीज रहता है जो वाटर में, ठीक है, तो वो भी आपका बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस गैस ट्रांसफर, ठीक है। देखो फर्स्ट आपको क्या होता है, आपका एरेशन का नीड वाटर प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट नीड जो उसका होता है टू ऐड ऑक्सीजन टू द वाटर फॉर इम्पार्टिंग फ्रेशनेस, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ता है जिससे वाटर में फ्रेशनेस है, ठीक है। एग्जांपल वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्स है डिवाइड ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो वेल्स में वाटर रहता है, ठीक है ना, वेल्स में वाटर रहता है, ग्राउंड वाटर रहता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आप उस वाटर में फ्रेशनेस ऐड करो। फ्रेशनेस कैसे ऐड कर सकते हो? ऑक्सीजन से ऐड कर सकते हो। वो ऑक्सीजन कैसे आ सकता है? वो आपका एरेशन से आ सकता है, ठीक है। तो पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में अगर आपको वाटर में अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए, ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना पड़ता है, हमको उस वाटर को एरेशन करना पड़ता है। जो आपने देखा होगा, आपने पता आप जब वागुर में गए होंगे तो आपने इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे स्टेप वाला स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है ना, जैसे स्टेप वाला स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो उसमें आपने ऐसा स्टेप वाला स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैस्केड एरेटर, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो वो जो आप देखते हो ना, सब फवारा निकलता है पानी का, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट में, तो दैट फवारा इज कॉल्ड एज द एरेशन सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसी एरेशन सिस्टम में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में अनवांटेड गैसेस है तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि सेकंड प्रोसेस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर निकलता है, और कुछ अदर वोलेटाइल मतलब जो कि ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे वोलेटाइल जो मैटर होता है वो आपका बाहर निकलता है, जो कि टेस्ट एंड ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं वाटर में, ठीक है, जो कि आपके टेस्ट एंड ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो एक चीज और याद रखना कि एरेशन जो होता है इट विल इम्पार्ट द टेस्ट एंड ऑर्डर। तो जो टेस्ट एंड ऑर्डर जो आपका एक पैरामीटर होता है वाटर का, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, हमको ये चीज निकालना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो आपके टेस्ट और वो आपका स्मेल को जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका वाटर जो डीपर लेयर्स में रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्वायर में जो वाटर बहुत डीप में प्रेजेंट रहता है ना, डीप में, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है,
कि H2 जब का हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस रहता है वो सेटलेबल रहता है, वो काफी ज्यादा नीचे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, दैट्स व्हाई डीपर लेयर्स में प्रेजेंट रहता है। एंड आप देखना जब पानी जब आप रिजर्वर में जाते हैं, नदी में जाते हो, ठीक है ना, तो देखना जो नीचे का पानी रहता है, नीचे का पानी वो काफी ज्यादा स्मेल करता है, काफी ज्यादा स्मेल उसका रहता है, ठीक है ना, स्मेल भी रहता है और उसका काफी ज्यादा वो रहता है क्योंकि उसमें गैसेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। फिर बाद में क्या रहता है, टू प्रेसिपिटेट द इंप्योरिटीज लाइक आयरन एंड मैंगनीज, तो आयरन एंड मैंगनीज जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर में अंडरग्राउंड सोर्सेज जो होता है वेल्स में, तो वेल के पानी में आयरन एंड मैंगनीज जो रहता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इनको करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, एरेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। देखो थियरी ऑफ एरेशन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसफर क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर इज अ प्रोसेस इन व्हिच द ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम द गैसियस टू द लिक्विड फेज, ठीक है, व्हिच इज अ वाइटल पार्ट ऑफ मेनी यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर, क्या होता है कि आपका अगर कोई ऑक्सीजन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना है, तो ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए वाटर में, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें दो फेज रहता है, एक होता है लिक्विड फेज रहता है, एक गैस फेज रहता है, ठीक है। आपको गैस से लिक्विड में भी हो सकता है, लिक्विड से गैस में भी हो सकता है, गैस ट्रांसफर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है। तो जो आपका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आपका जहां भी प्रेजेंट है तो वहां से लिक्विड में कितना जा रहा है, एंड लिक्विड सब की जो गैसेस है वो आपके वहां से कितने जा रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है। सो द फंक्शनिंग ऑफ द एरेटर जो आपका होता है, एरेटर होगा, वेस्ट वाटर में एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस हो गया, एरोबिक डाइजेस्टर हो गया, ठीक है। तो क्या करता है, डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्सीजन जो होता है आपके एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये सारे बैलेंस। तो एरेटर क्या होता है कि आपके एयर में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रहना चाहिए, जिससे आपका ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर में फ्रेशनेस आप उसमें ऐड कर सके, ठीक है। तो गैसेस आर, देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अगर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वेस्ट वाटर की, तो वेस्ट वाटर में आप कैस्केड एरेटर यूज नहीं कर सकते, कैस्केड जो आप वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हो उसमें देखा होगा जो एरेटर यूज होता है वो होता है हम लोग डिफ्यूजर, हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन जो कंप्रेसर या ब्लोअर से जो रहता है हम ऑक्सीजन को लेके आते हैं वाटर के कांटेक्ट में, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड डिफ्यूजर्स, डिफ्यूजर मैकेनिकल एरेटर बोलते हैं। अपने वेस्ट, आप जब नासिक गए होंगे तो नासिक में देखा होगा कि जो एरेटर काफी अलग होता है, जो वाटर जो अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अगर देखा होगा तो उसमें एरेटर काफी डिफरेंट रहता है, जैसे कैस्केड एरेटर, ठीक है ना। और जो हम लोग वेस्ट वाटर में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड एरेटर, जिसमें डिफ्यूजर यूज करते हैं। डिफ्यूजर क्या होता है, डिफ्यूजर आपका ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, बबल्स के फॉर्म में रिलीज करता है, वो बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन को हम लेके आते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बोलते हैं। एंड जो ऑक्सीजन हमको आता है उसमें क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन हमको आता है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें आता है क्या बोलते हैं, क्या वाटर ट्रीटमेंट, दैट इज अ नेचुरल ऑक्सीजन। एंड जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन किसमें आता है, ब्लोअर के थ्रू कंप्रेसर के थ्रू लेके आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गैसेस आर एक्चुअली डिसॉल्व्ड इन और लिबरेटेड फ्रॉम द वाटर अंटिल द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन वाटर रीचेस द सैचुरेशन वैल्यू, ठीक है। अब क्या होता है, अभी क्या होता है कि गैस है, लिक्विड है, ठीक है, तो गैस से लिक्विड में वाटर ट्रांसफर होगा, गैस ट्रांसफर होगा, ठीक है, या गैस से लिक्विड में होगा, तो दोनों में ट्रांसफर होता है ना, वो ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि उसका जो गैस का कंसंट्रेशन जो है वो सैचुरेशन वैल्यू तक ना पहुंच जाए। जब वो सैचुरेशन एक लिमिट तक पहुंच गया तब वो ट्रांसफर बंद हो जाता है। तो ये पता, ये तो सिस्टम पता होगा ना आपको कि एक बार पहले लिक्विड से ट्रांसफर होगा, फिर गैस से ट्रांसफर होगा, फिर लिक्विड से, फिर गैस से, फिर एक लिमिट आएगा यहाँ पे जबकि वो सैचुरेट हो जाएगा। आपके सॉइल में पड़ा होगा ना कि पहले वाटर कंटेंट हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है, डिक्रीज करते रहते हैं, फिर सॉइल का स्टेट चेंज होता है, फिर एक सर्टेन से जाएगा जिसमें वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, आधा ना, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन वैल्यू, ठीक है, वो एक होगा सैचुरेशन वैल्यू, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, ओके, इन अ लिक्विड, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर में, ठीक है, इट ओबेज द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, मैंने आपको बताया था अभी, the concentration of each gas in water is directly proportional to the partial pressure। तो partial pressure क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम परसेंट ऑफ द गैस एंड टोटल प्रेशर, ठीक है। तो concentration of gas is directly proportional to the partial pressure, and partial pressure मतलब होता है कि आपने PV इक्वल टू nRT पढ़ा ना, PV इक्वल टू nRT, ये गैस का होता है, ठीक है ना। तो ये P into V जो होता है ना, P into V, दिस P into V प्रेशर into वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, इसका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर इन कांटेक्ट विद वाटर, ठीक है ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन द वाटर जो होता है या तो वो पार्शियल प्रेशर से प्रोपोर्शनल होगा, या कंसंट्रेशन ऑफ गैस जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट कांटेक्ट है वाटर के साथ, तो उसके ऊपर हम लोग रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज हम लोग अगर पढ़ेंगे, द सैचुरेशन कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज टेंपरेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो वो टेंपरेचर डिपेंडेंट होता है सैचुरेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। वो टेंपरेचर जैसे डिक्रीज हुआ तो वो भी डिक्रीज करता है, और अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिक्रीज करता है तो वो भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ रिएक्टर की, एब्जॉर्प्शन अगर होगा तो गैस लिक्विड फेज रहेगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन रहेगा तो गैस लिक्विड फेज रहेगा,
या लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। डिस ऑप्शन रहेगा तो सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, ठीक है। फिर ड्राइंग भी आपका लिक्विड गैस होता है, गैस ट्रिपिंग भी लिक्विड गैस होता है सब। तो आपका जो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ किसको फॉलो करेगा? एब्जॉर्प्शन को फॉलो करेगा, एब्जॉर्प्शन वाले इसको फॉलो करेगा, देन आपका ड्राइंग वाले केस में फॉलो करेगा और गैस ट्रिपिंग वाले केस में फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से प्रोसेसेस में आपका हेनरीज लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, 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 ड्राइंग, गैस ट्रिपिंग, हमेशा याद रखना। तो इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ गैसेस होता है वाटर में, ठीक है, ये एडिशन होता है। देन बाद में आपका होता है गैस टू लिक्विड में ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ स्लजेस आपका होता है, ये आपका एग्जांपल होता है इसका। फिर सॉरी सॉरी एब्जॉर्प्शन में नहीं होता, सॉरी एब्जॉर्प्शन में होता है गैस लिक्विड ना, गैस लिक्विड, एब्जॉर्प्शन, ड्राइंग और गैस ट्रिपिंग, ठीक है, ये तीनों होता है, ठीक है। ड्राइंग ऑफ रिमूवल ऑफ गैसेस जब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड गैस ट्रिपिंग, ठीक है। सो ये आपका एग्जांपल होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज गवर्न्ड बाय द एरिया ऑफ इंटरफेस, ठीक है। तो जो कितना गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पानी रखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें गैस कितना एक्सचेंज होगा, तो वो आप देखोगे तो यहाँ के जो एरिया है ना, इसके ऊपर में इंटरफेस का एरिया, तो ये इंटरफेस की एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरफेस क्योंकि कॉन्टैक्ट तो उसी इंटरफेस में होना है, तो वो इंटरफेस की एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एरिया कितनी है उसकी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ एक्सचेंज की कितना रेट होगा। अगर एरिया कम होगी तो कितना एक्सचेंज होगा, एरिया बड़ा होगा तो कितना एक्सचेंज होगा, ठीक है, जो गैस और लिक्विड के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद आपका थिकनेस ऑफ इंटरलेयर्स, ठीक है। तो भाई ये जो वाटर के लेयर है ना, वाटर के लेयर्स, उनके लेयर्स में थिकनेस कितनी है, उनकी इंडिविजुअल थिकनेस कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर टाइम ऑफ कांटेक्ट की वो गैस जो ये सरफेस में जो गैस और वाटर का जो कांटेक्ट रहेगा वो कितने टाइम के लिए रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, जो गैस इसके ऊपर जो इंटरफेस के ऊपर है, ठीक है, तो गैस की पार्शियल प्रेशर, गैस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो ये चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर टू एंश्योर प्रॉपर एरेशन, अगर हमको एरेशन प्रॉपर करना है तो क्या चीजें आपको ख्याल में रखनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हमको एरिया ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा वो हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा वाटर और एयर के बीच में वो हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर मान लो हमने वाटर को स्प्रे किया, हमने वाटर को स्प्रे किया, तो वाटर को जैसे हमने स्प्रे किया, जैसे ये नोजल है ना, इसमें से वाटर को हमने स्प्रे किया, वाटर को स्प्रे किया, जब वाटर को स्प्रे किया तो वाटर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आएगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आएगा। अगर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अगर आता है तो मुझे एक बात बताओ कि एरिया बढ़ेगी या कम होगी? क्वांटिटी एरिया लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी एरिया बढ़ेगा। अगर वाटर की साइज अगर बहुत ज्यादा रही है, ड्रॉपलेट्स की साइज बढ़ रही है, तो बहुत कम एरिया में वो फैलेगा। बट वाटर की साइज जितने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स अगर रहते हैं तो वो काफी ज्यादा एरिया में फैलता है वो, तो इसका मतलब ये जो कांटेक्ट एरिया जो गैस की और वाटर की वो ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड कांटेक्ट एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा, काफी ज्यादा प्रॉपर होगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मान लू वाटर को अगर पैकिंग टावर से, पैकिंग टावर मतलब फॉर एग्जांपल मेरा अगर ये फॉर एग्जांपल एक टावर है, ठीक है, ये टावर है और यहाँ पे वाटर है, तो ये पैकिंग टावर में कुछ मटेरियल रहता है, अगर इसमें से वाटर में पास करो, ठीक है, अगर ये पैकिंग टावर की अगर हाइट है वो जितनी ज्यादा रहेगी तो उतना एरिया उसको उतना उतना एरिया ज्यादा मिलेगा, उतना कांटेक्ट टाइम ज्यादा मिलेगा, जिससे उसकी उसकी जो एरेशन रहेगा वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। हाइट ज्यादा रहेगी और उसकी साइज जितनी स्मॉल रहेगी, जितनी साइज स्मॉल रहेगी उसकी और हाइट ज्यादा रहेगी, सो इन दैट केस क्या होगा, आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा। समझ में? तो यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर हो गया। Then to keep the surface of liquid constantly agitated so as to reduce the thickness of the film, it would govern the exchange of gases. देखो क्या होता है कि आपको लिक्विड जो होता है एरेशन जब करते हो, ठीक है ना, जब आप एरेशन करते हो तो आपका सरफेस ऑफ लिक्विड जो होता है वो एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब क्या है कि वो हिलना चाहिए या वो काफी क्या बोलते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं उसको, एजिटेटेड मतलब कि उसको आपको मतलब कि मोशन में रखना है, ठीक है, उसको प्रॉपर मोशन में रखना है उसको, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एरेशन की, बात करूं एरेशन की, ठीक है ना, आपने क्या देखा होगा स्टेप फॉर्म में वाटर गिरता है तो वाटर कैसा कि वो स्प्रे होता रहता है, वो मोशन में रहता है ना, वाटर रेस्ट में नहीं रहता है। अगर वो मोशन में रहेगा तो क्या होगा, वाटर के हर लेयर क्या रहेगा, वो मूव करता रहेगी। अगर वो हर लेयर मूव करे तो उसकी जो थिकनेस रहेगी वो क्या होगी, थिकनेस उसकी कम होगी, एंड थिकनेस अगर कम होगी तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस काफी ज्यादा इफेक्टिवली होगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ वाटर विद एयर और टू इंक्रीज द टाइम ऑफ फ्लो, ठीक है, जिससे हम हाइट ऑफ एरेटर मतलब हाइट ऑफ, जितना उसकी हाइट ऑफ एरेटर को बढ़ाओगे तो उतना आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा। हाइट क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम इनटू वेलोसिटी,
ठीक है। तो जितना आप हाइट बढ़ाओगे उतना टाइम ऑफ फ्लो बढ़ेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा, टाइम ऑफ फ्लो बढ़ेगा। समझ में क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज, ये आपका होता है। तो ये आपका तो उससे आपका एरेशन जो रहेगा वो काफी इफेक्टिव होगा। समझ में कि ये पर्पस क्या होता है? सो व्हेन ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द concentration of particle may increase by increasing the total pressure of the gas in contact with water, ठीक है। सो व्हेन ऑक्सीजन जो हमको डिसॉल्व करना है, ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ गैस को हम तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब हम उसके प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करेंगे। तो जितना हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, जितना प्रेशर को बढ़ाएंगे उतने गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एंड वो कैसे होता है? दैट्स हम लोग जब एयर को हम लोग क्या करते हैं, वाटर मीन्स में इंजेक्ट करते हैं, बबल्स के फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। जिससे क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस काफी इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये काफी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, बिकॉज इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मोस्टली कल वाले क्लास में हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसका, ठीक है। इसका प्रॉब्लम करेंगे। तो Ct इज इक्वल टू, देखो इसका डेरिवेशन में नहीं कर रहा, डेरिवेशन करवाने जाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन जो आता है वो हेनरीज लॉ के थ्रू आता है, हेनरीज लॉ से डेरिवेशन आता है इसका। तो आपको उसके लिए रिएक्टर पढ़ना पड़ेगा, रिएक्टर का तो रिएक्टर आपको आपने डीप में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बस याद रखना, Ct इज इक्वल टू Cs माइनस C0 एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू माइनस k into a upon t। तो AyV का मतलब होता है थिकनेस, इसको मतलब Ka into t। मैं आप एक फॉर्मूला आगे बताऊंगा। तो ये गैस ऑब्जर्वेशन होता है, ये गैस डिस्क का होता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो आगे, देखो इसका नोटेशन का मतलब समझना क्या होता है, ठीक है। ये उसका मतलब है, ठीक है। नोटेशन का मतलब है Ct होता है एक्चुअल कंसंट्रेशन गैस एट टाइम t, ठीक है। A by V का होता है रेशियो ऑफ एरिया टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज थिकनेस, ठीक है। C आपको होता है गैस सैचुरेशन कांस्टेंट, ठीक है। K आपको होता है गैस का इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। C0 आपको होता है कंसंट्रेशन ऑफ गैस इनिशियली, और T आपको होता है एरेशन पीरियड, ठीक है। तो इसको याद रख लेना हमेशा। देखो एक और फॉर्मूला आपका होता है जो अगर अगर मैं उसको इस इक्वेशन में वो इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं तो आपका इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा, Cs - Ct / Cs - 0 e raised to minus k/t। ये भी इक्वेशन याद रखना, क्योंकि वो इक्वेशन सेम उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। K आपका होता है लिक्विड फिल्म कोएफिशिएंट। तो आपका देखो K into A/V कर रहा था ना अपन, A/V। तो ये जो A/V रहेगा ना, उसको मैंने डिनोट कर दिया A से। तो वो आपका होता है क्या? वो आपका होता है थिकनेस, तो आपका होता है थिकनेस ऑफ फिल्म, ठीक है। दैट इज व्हाट इज थिकनेस ऑफ फिल्म। देखो अपन जितने फैक्टर्स पढ़े, देखो थिकनेस ऑफ फिल्म, टाइम ऑफ कांटेक्ट, एवरीथिंग इज कमिंग ओवर हियर। टाइम ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, थिकनेस ऑफ फिल्म आ रहा है, सब चीज आ रहा है वहां पे, ठीक है। सो KLa ओवर लिक्विड कोएफिशिएंट, Ct कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड फेज, टाइम t कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम मतलब कि सैचुरेशन वाला कांस्टेंट, ठीक है। और C0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी आपका होता है, ठीक है। तो KLa 20 थीटा t रेशो 20, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड 0 to 0.5 मिलीग्राम का वो रहता है, वो देख लेना इसमें, ठीक है। ये भी इक्वेशन होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा रिएक्शन, ये जो होता है ये फॉर्मूला भी याद रखना कि अगर मेरे को 15 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है तो तुमको जो KLa की वैल्यू रहेगी ना, KLa की वैल्यू वो भी चेंज होगी, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन ट्रांसफर कोएफिशिएंट की बात होगी वो भी चेंज होती है, ठीक है ना। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इरेटर्स हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है। एंड इसका अटेंडेंस जो रहेगा, इस क्लास का अटेंडेंस ऑन सॉलिड वेस्ट का अटेंडेंस जो रहेगा वो मैं 1 PM को जब मेरा लेक्चर होगा तो दोनों का अटेंडेंस साथ में ले लूंगा, ठीक है। दोनों का अटेंडेंस साथ में ले लूंगा, तो दोनों अटेंडेंस में साथ में कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। और दोनों दोनों फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, दो दो गूगल फॉर्म्स भरना है, उस तब आप लोग भर लेना, ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ इरेटर्स हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। और कल मैं इसका डिजाइन भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। हो सके तो कल एक डिजाइन अगर होता है तो प्रॉपर तरीके से कल डिजाइन भी कर लेंगे, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग इसको, कल इस टॉपिक को हम कल खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स मीट एट 1 PM अगेन। तो 1 PM में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉलिड वेस्ट में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में। तो अब अटेंडेंस सॉलिड वेस्ट का भी ले लूंगा और उसका भी ले लूंगा, किसका? आपको वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो दोनों अटेंडेंस भर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।